नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप तिवारी है और यह मेरा चैनल है यूट्यूब का, जो कि आज मैंने पहली बार बनाया है। तो इस लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। यह इस समय रात का टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया जाए। तो उसी में मैंने सोचा कि आज कुछ अपने वीडियो के माध्यम से कुछ की कंसेप्ट के बारे में आप सबको बताऊं, जो कि शायद आप सबके लिए भी हेल्पफुल यह रहे। तो आज मैं बात करूंगा दो कंसेप्ट हैं, जिसका नाम है वामपंथ और दक्षिणपंथ। चूँकि यह तो पहली बात एक पॉलिटिकल बातें हैं, यह एक पॉलिटिकल शब्दकोश है। इट्स मीन्स यह एक राजनीतिक शब्दकोश है। तो मैं सोचता हूँ कि इस शब्द के बारे में आपको अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह बातें यह नहीं है कि केवल एक दिन दो दिन, मतलब यह हमेशा करंट में चलती रहती हैं। और इसके मुख्य क्या निहितार्थ हैं, क्या इसके अर्थ है, या मैं सोचता हूँ कि ये सब आप भी जानें, क्योंकि यह सभी लोगों की अलग अलग बातें हैं। चूँकि हमेशा लोग करते रहते हैं कि हाँ, या वह कोई वामपंथी है, कोई वह वामपंथी, कोई दक्षिणपंथी है, कोई क्या है। तो मतलब ऐसा सबको लगता है कि या जो वो कह रहे हैं वो सही है वामपंथ, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है वह सही है। तो मैं सोचता हूँ कि आज वामपंथ और दक्षिणपंथ में कोई यह न रहे संशय कि हाँ, आखिर एग्जैक्ट इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आज यही आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वामपंथ और दक्षिणपंथ है क्या, जिसको इंग्लिश में लेफ्ट विंग और राइट विंग भी कहते हैं। लेफ्ट विंग एंड राइट विंग मीन्स दक्षिणपंथ और वामपंथ। तो मैं शुरुआत अब करना ही चाहूँगा कि आखिर इसकी ओरिजिनेशन, आखिर इसका जो उत्पत्ति हुई यह कहाँ से हुई और इसके शब्द के क्या मायने हैं। तभी आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ, यह बात 1789 की जब फ्रांस में क्रांति हो गई थी, तो अब यह बात चला था कि संविधान सभा का निर्माण हो। तो संविधान सभा जब बैठी वहाँ पर, चूँकि उस समय वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था, कुलीन तंत्र, ये सब तो वहाँ पर व्याप्त ही थे, पहले से ही थे। कुछ लोग मोनार्की को सोच रहे थे कि संविधान ऐसा हो जिसमें मोनार्की हो, मतलब राजतंत्री व्यवस्था हो, जिसमें क्या होता है उसका वंश बाय वंश उसको शासन करता है। लेकिन वहाँ भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी थी, वहाँ भी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी और फ्रीडम या ये सब की बात वहाँ पर भी हो चुकी थी। तो हुआ कि जब वहाँ के जो राजा थे, जब वो बैठे तो उन्होंने कई लोगों को बुलाया। जैसे कि सब जगह पार्टी बन ही जाती है, तो जब सब जगह पार्टी बन ही जाती है तो कई लोग, जैसे कोई लिबरल था, कोई एक्सट्रीमिस्ट था, तो कई तरह के वहाँ के आइडियोलॉजी के लोग थे। तो हुआ क्या, राजा ने बुलाया सभी को कि अपने अपने ग्रुप के लोग, सब लोग आइए और यहाँ पर अपने विचार प्रकट करिए। उस तरह से हम संविधान सभा और उस तरह से उसके माध्यम से हम एक संविधान का निर्माण तैयार करें। तो लोगों को बुलाया गया। राजा एकदम जिस तरह से प्रधानमंत्री होस्ट करते हैं, उसी तरह से उसके बीच में ये राजा बैठे और उसके दाएं ओर और बाएं ओर लोग अपने अपने ग्रुप के बैठे। तो जो वहाँ के जो राजा के दाएं साइड पर जो बैठे थे, राजा के जो दाएं साइड पर बैठे थे, वो चूँकि बहुत अमीर थे। और वो अमीर इसलिए थे क्योंकि वो सामंतवादी व्यवस्था से हुआ करते थे, सामंतवाद की तरह। तो वो सामंतवाद, चूँकि सामंतवाद की मतलब जानते हैं कि वो किसान से अपना काम करवाते थे और लैंड के वो मालिक हुआ करते थे। तो वो बहुत दिनों से अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। तो हुआ क्या कि ये लोग चाहते थे कि हमारी जो ये परंपरा है ये हमेशा बनी रहे। तो वो राजा के दक्षिण में बैठे और वो कह रहे थे कि जैसी व्यवस्था है, मतलब मोनार्की है, मोनार्की ही रहनी चाहिए, ताकि वो, चूँकि उनका इंटरेस्ट उसमें सर्व था कि हाँ, इसी से मेरा इंटरेस्ट फुलफिल होगा। तो इसलिए वो कह रहे थे कि अगर यह मोनार्की स्थापित होगी तो हमें को प्रमोट किया जाएगा और हमारी व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग अदर टाइप के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो वो लोग कहते थे कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोकतांत्रिक वैल्यू हैं, यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और लोगों की भागीदारी, ये सब हो। इस तरह की बातें लोगों ने और भी की, जो कि कह रहे थे कि इस व्यवस्था को बदला जाए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि और लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अब बात यहाँ पर पहुँचती है कि
वो क्या कह रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि जो राजसत्ता जो है या राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो कहने मतलब ये चूँकि क्या थे, ये एक गरीब तबके से आते थे। ये लोग जो वामपंथी थे, यानी कि जो राजा के जो बाएं साइड पर बैठे जिसे वामपंथ कहा गया, ये लोग चूँकि गरीब तबके से आते थे तो इनकी बातों को भी ज़्यादा सुना नहीं गया, लेकिन लिबरल थे और इनकी बातें पूरे विश्व में व्याप्त भी हो गई थी। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, लोगों की प्राइवेटाइजेशन लगभग बढ़ रहा था और इसीलिए इनकी भी बातों को फॉलो किया गया। तो कहने का मतलब है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसका ये विरोध कर रहे थे। कौन? वामपंथी ये विरोध कर रहे थे कि जो शासन व्यवस्था स्थापित है अभी तक ये ना कायम रहे और उसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था हो जो कि प्रोग्रेसिव हो। तो कहने मतलब है कि इसका शब्द का उत्पत्ति अब हम समझ गए कि हाँ, दक्षिणपंथ और वामपंथ क्या होता है। तो यही होता है कि हाँ, वो जो राजा के दक्षिण में बैठे हुए उन्हें दक्षिणपंथ और जो बाएं साइड बैठे उठे लेफ्ट विंग या वामपंथ कहलाए। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका सभी जगह हर विश्व में किस तरह से इसकी विचारधारा है और क्या क्या इसके निहितार्थ छुपे हुए हैं। तो चूँकि पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हो कि यह एक सापेक्ष रूप से होता है या इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हर देश में अलग अलग इसे अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। जैसे वहाँ पर क्या कहते हैं, यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, वहाँ पर इसे टोरी का नाम दिया जाता है। इसी तरह से मतलब टोरी फेक के नाम से जाना जाता है। टोरी कहा जाता है कि वह दक्षिण पंथ है और वामपंथ है, फेक है। इसी तरह से अमेरिका में भी कहा जाता है। इसी तरह से सभी विश्व में, जैसे इंडिया में भी कभी कभी कह देते हैं कि लोग बीजेपी को दक्षिण पंथी हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग इट्स नॉट ओके। सो अब हम समझते हैं कि आखिर इसका जो विकास हुआ उसके पीछे क्या कारण रहा। तो इसके विकास के पीछे कई कारण थे। जैसे पहले मैं बता दूं, इसी समय चूँकि 1 मिनट, इसी समय कुछ दिन बाद चूँकि 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हो जाता है और कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने शायद पढ़ी ही होगी। तो लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स 1818 में उनका जन्म होता है और फिर उसके बाद वो अपने समाजवाद की जो और साम्यवाद की जो बात वो करते हैं, उस साम्यवाद और समाजवाद को लाने के लिए वो जिस साधन को अपनाते हैं उसमें खासकर जिस तरह से क्रांति के माध्यम से, और जो यानी कि इनका जो मेन था कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी हो और उसके बाद में जो पूंजीवादी हो, इसकी व्यवस्था को नष्ट किया जाए और नई व्यवस्था को लाया जाए। कहने मतलब है ये पूंजीवाद के अगेंस्ट थे और ये नहीं चाहते थे कि पूंजीवाद का पूंजी का संचय हो, मतलब पूंजी एकत्रित हो। तो ये इसके विरोध करते थे और ये चाहते थे कि सभी लोगों को समान व्यवहार या समान रूप से व्यवहार किया जाए और लोगों को समान रूप से सहभागिता अपनाया जाए। तो कहने मतलब है कि अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने थोड़ा सा इसको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता की। और जब यह 1917 में चूँकि जब रूस की क्रांति हो जाती है तो यह बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं रूस की यहाँ जो बातों को लेकर उठाया जा रहा था और जो मार्क्स की बातें थी वह कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई। तो इस वजह से कुछ ना कुछ वामपंथ को थोड़ा सा प्रोत्साहन और थोड़ा सा इनको सहायता मिली किससे, कार्ल मार्क्स से। चूँकि वामपंथ भी यही चाहता था कि थोड़ा सा बदलाव हो, तो वामपंथ और जो कार्ल मार्क्स इनके विचारों में थोड़ा सा समानता आई। इसलिए कोई लोग तो कह देते हैं कि वामपंथ या लेफ्ट विंग इक्वल टू मार्क्सिज्म। सो बट इट्स नॉट एग्जैक्ट मीनिंग। सो यह कहना एकदम से गलत होगा, लेकिन इसलिए इसको लोग मान लेते हैं। उसका कारण यही रहता है कि जो कार्ल मार्क्स थे वह भी कहीं ना कहीं इन्हीं की तरह बात कहते थे। सो इसलिए इसको पर्यायवाची के रूप में इसको मान लिया जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका क्या अर्थ है और फिर इसके कुछ अंतर क्या हैं। तो अब हम अगर माने कि यह इंडिया में और कैसा यह आया और फिर इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा दक्षिणपंथ और वामपंथ में, तो अब हम बता दें कि जो अगर हम इनको हम देखें दक्षिणपंथ और वामपंथ को, तो कहा जा सकता है अगर हम अंतर करके देखें तो
अगर हम राज्य के स्तर पर देखें या पॉलिसी के स्तर पर देखें या स्वास्थ्य के स्तर पर, एजुकेशन के स्तर, जैसे हम पहली बात करते हैं, देखो सॉरी पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर कोई स्टूडेंट कार्ल मार्क्स को सही से पढ़ा है तो मेरे ख्याल से उसको समझने में बहुत और आसानी होगी। सो वही मैं फिर वापस आना चाहता हूँ, वही बताना चाह रहा था कि क्या इसमें अंतर है। तो अगर हम दक्षिण पंथ की बात करें और राज्य के स्तर पर, राज्य का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य होगा देश से तात्पर्य होगा। सो हम राज्य और देश को अलग नहीं करते हैं, हम राज्य ही शब्द इस्तेमाल करेंगे देश के लिए। तो अगर ये राज्य के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो दक्षिण पंथ के लोग होते हैं ये क्या चाहते हैं कि राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और एक राष्ट्र की भावना, राज्य के अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र में आप अंतर समझते हैं तो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने मतलब ये चाहते हैं कि राज्य के अंदर राष्ट्र की भावना व्याप्त हो, राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ताकि एक अच्छा व्यवस्था और एक अच्छी शासन व्यवस्था जिसमें सुशासन की स्थापना पर भी जोर दिया जाए और वहाँ के लोगों के कल्याण की भी संभावना व्यक्त की जा सके। लेकिन वामपंथ में क्या कह रहा है? वामपंथ भी चाहता है कि समाज में लोगों का वेलफेयर हो, लेकिन चूंकि यह कहीं ना कहीं मार्क्स से थोड़ा सा प्रभावित था, इसलिए कहा क्या कि समाज में परिवर्तन हो। और परिवर्तन किस तरह से? परिवर्तन इस तरह से हो कि वहाँ पर राज्य का इस तरह से रूल ना हो, राज्य का इस तरह से रूल ना हो, क्योंकि राज्य कभी कभी शोषण का यंत्र बन जाता है। जिसे कहता भी था क्या, मार्क्स कहता था कि राज्य जो है वह शोषण का यंत्र है। तो इसलिए ये कहते हैं कि राज्य हो या ना हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हो अगर तो वह सभी लोगों को इस तरह से ऐसा काम करे कि जिससे कोई भी लोग छूट ना पाए। मतलब अगर कोई भीड़ है तो उसमें से जो गरीब से गरीब है उसको भी उतना ही अधिकार मिले जितना कि एक अमीर से अमीर तक लोग करते हैं। अगर हम यह देखें कि स्वास्थ्य और एजुकेशन के स्तर पर दोनों में क्या अंतर है, तो स्वास्थ्य के स्तर पर अगर हम देखें तो दक्षिणपंथी लोग कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है वो लोग जाएं और उस तरह से अपनी फैसिलिटी को वो पा सकते हैं। जैसे अंबानी हैं, अंबानी को बहुत अच्छा सा फैसिलिटी मिल जाएगी, उनको एम्स में जा सकते हैं। लेकिन क्या गरीब एक जा सकता है एम्स में? नहीं जा सकता। तो कहने मतलब है दक्षिणपंथी कहता है कि अंबानी के पास पैसा है तो वो यहाँ जाएं, वो इसलिए जाएंगे क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा कहाँ से आया? ये मेहनत करके इन्होंने पैसा कमाया, इसलिए एम्स जा सकते हैं। लेकिन जो गरीब हैं ये नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया है। लेकिन यहीं पर जो लेफ्ट विंग है वो क्या कहते हैं, ये तो राइट विंग कहते थे, लेकिन लेफ्ट विंग जो क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं ये गरीब भी एम्स जा सकता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। अगर हम ये तो स्वास्थ्य के स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर वही बात भी फॉलो होता है। यहाँ पर कहते हैं कि वही कि जो ये जो कहते हैं लेफ्ट विंग कहते हैं कि सभी को समान रूप से सभी अवसर मिलने चाहिए। कोई अगर पढ़ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल में या कहीं भी पढ़ रहा है कोई भी, तो सभी लोगों को यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन द आल सिस्टम में होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा पैसा कमाया है वह अच्छे स्कूल में जा सकेगा, जो ज़्यादा नहीं कमाया है, जो ऐश किया है, वह उस तरह के हायर जो क्वालिफाइड या हायर इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर वो नहीं जा सकता। तो ये अगर पॉलिसी के स्तर पर हम अंतर देखें, पॉलिसी के स्तर पर कि पॉलिसी में क्या अंतर है, तो वह भी यही कहता है, ये सॉरी पानी पीने लगा था। पॉलिसी के स्तर पर अगर हम देखें तो वामपंथी कहता है कि जो धनी लोग हैं, धनी यानी कि जो रिच आदमी हैं, इन पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। टैक्स लगाकर कहाँ चला जाएगा? वे जो पुअर लोग हैं, पुअरेस्ट या वल्नरेबल लोग, वहाँ पर इनको खर्च किया जाए। कहने मतलब रिच से टैक्स वसूल कर यहाँ पर खर्च करो। लेकिन यही दक्षिणपंथी क्या कहते हैं कि नहीं, इन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है। धनी, ये जो धनी लोग हैं ये पैसा मेहनत से कमाए हैं और
जब ये पैसा मेहनत से कमाए हैं तो ये इतना टैक्स क्यों दें? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये कह रहे हैं कि पैसा मेहनत से कमाए हैं इसलिए ये टैक्स ज़्यादा नहीं देंगे, ये अपने पास रखेंगे और इससे फ़ायदा भी होगा। ये पैसा रखेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे? गरीब में ही खर्च करेंगे ना। लेकिन ये कहते हैं नहीं, वामपंथ कहते हैं ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं वामपंथ ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लगाकर उसे बांट देंगे कहाँ? वल्नरेबल सेक्शन या फिर कह सकते हो पुअर वाले में। और ये कहते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी हम यहाँ पर यह भी लोग कह देते हैं कि जो अपने यहाँ जो ये वामपंथी है, वामपंथी को कह देते हैं कि यह परिवर्तनवादी है। परिवर्तनवादी मतलब कि हुआ कि जो व्यवस्था है उसको चेंज करने की ये बात हमेशा करते हैं। चाहे जैसी व्यवस्था हो उसे ये हमेशा चेंज करने की बात करते हैं। और जो परिवर्तनवादी से मतलब यहाँ पर ये तात्पर्य ये नहीं देखा जाए कौन सी इंस्टीट्यूशन कैसे अच्छे काम करे कि नहीं। ये हमेशा सोचते हैं कि जहाँ पर कोई भी संस्था स्टेबल हो जाती है तो वह शोषणकारी यंत्र का रूप धारण कर लेती है। ठीक, इसलिए कहते हैं परिवर्तनवादी होना चाहिए। लेकिन यही पर क्या कहता है दक्षिणपंथ कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो व्यवस्था है वो हमेशा कायम रहे। ठीक, इसलिए इसे कभी कभी रूढ़िवादी भी कह दिया जाता है। रूढ़िवादी राइटिंग पर मत जाइएगा, रूढ़िवादी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वह उसी तरह से कायम रहे। चूँकि जानते हैं कि ये इसका ओरिजिन फ्रांस में, जब मैं बताया था कि सामंतवादी से होता है, हमेशा लैंड के मालिक होते थे, तो इस वजह से कहा गया। अब हम देखते हैं कि ये पार्टी के स्तर पर लोग कह देते हैं कि शिवसेना, बीजेपी भी इस तरह से यही दक्षिणपंथ के हैं। लेकिन ऐसा कुछ सही नहीं है। बस इसलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि यही जो आइडियोलॉजी है इसकी समानता उसमें दिखने लगती है। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो बीजेपी है वह दक्षिणपंथी है या शिवसेना है दक्षिणपंथी है। इसीलिए इसी तरह से कांग्रेस को लोग कह देते हैं कि यह लिबरल है या कह सकते हैं कि या वामपंथी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो कांग्रेस एज अ न्यूट्रल पार्टी, क्योंकि वह सभी को साथ लेकर चलती है। तो यही था, मतलब कि इस तरह से यह बात मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गई होगी कि क्या है वामपंथ और दक्षिणपंथ में मूलभूत अंतर। तो साफ यही पर है कि अगर और समराइज जो इसे कंक्लूजन करें तो वामपंथी हमेशा परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था कैसे भी हो। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों कहते हैं क्योंकि इससे उन्नति होगी समाज में। उन्नति की यह व्यवस्था कहाँ से इन्होंने ली? क्योंकि ये मार्क्स से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने कहा कि परिवर्तन ही प्रोग्रेस का एक वे प्रोवाइड करता है। लेकिन दक्षिणपंथी इसी के अगेंस्ट में रहते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आपको यह नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा से आधारित है। हालांकि आज के युग में तो बहुत ज़्यादा इसके भी टाइप्स हो गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं या पोस्ट या कई तरह का, मतलब कि जैसे कहते हैं कि उत्तर दक्षिणपंथी, उत्तर वामपंथी, तो बहुत सारे आज के युग में व्याप्त हो गए हैं। लेकिन आप यही साफ मानकर चलिए कि यही इतना मूलभूत अंतर है जो मैंने आपको बताया। अब मैं 18 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा समय ले लिया आपका, इसके लिए सॉरी। बट अब मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ और रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ आपका ज़्यादा समय लें। फिर मैं कभी अगर मन में आया तो फिर मैं कोई अच्छा कॉन्सेप्ट डालूँगा। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, अगर कुछ लगता है इसमें कमी है तो अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ लूँगा। चूँकि अब मैं 2-3 दिन के बाद शायद अगर मन में आया तो कोई कंसेप्ट डालूँगा जो कि हमेशा हाईलाइट रहती है पॉलिटिकल कंसेप्ट में, तो मैं उसके संबंध में वीडियो बनाऊँगा। तो कोई अगर सजेशन देना चाहें तो यू कैन आल्सो गिव मी सजेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।